हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है आज है 14 मई, ठीक है। तो 14 मई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे कवर करेंगे। हालांकि 14 मई आज संडे है, ठीक है, संडे है और आज उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम भी है। तो मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊँगा, ठीक है। एक हफ्ते में जो आप लोग पढ़े हैं उसका यहाँ रिवीजन होगा। संडे के दिन रिवीजन ही होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, जिसको मैं आगे बताऊँगा बीच में। तो बताना है कुशियारा नदी जल बंटवारा विवाद किन देशों के बीच में, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है और आपको बताना है। मैं बीच में बता दूंगा इसका आंसर। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किसका राज्याभिषेक किया गया है, ये आपको बताना, ठीक है। तो क्या वो किंग चार्ल्स द्वितीय थे, ऋषि सुनक थे, महारानी एलिजाबेथ थी या फिर किंग चार्ल्स थर्ड थे। तो इसका सही जवाब है किंग चार्ल्स थर्ड, ठीक है। किंग चार्ल्स थर्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम के राजा भी उनके राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया है। ये हैं किंग चार्ल्स थर्ड और ये हैं महारानी एलिजाबेथ जिनका निधन हो गया है अभी 2022 में, ठीक है। आगे चलें। ये देखिए किंग चार्ल्स थर्ड है और उनकी ताजपोशी हो रही है। इस तरह की ताजपोशी क्यों कहा जा रहा है कि 70 साल बाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो महारानी एलिजाबेथ थी उनकी ताजपोशी हुई थी और उनके मृत्यु के बाद अब जाके किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी हो रही है। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये रहा अपना सुंदर भारत। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे देखिए ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलेंगे। ग्रेट ब्रिटेन में आपको जब इंग्लैंड शामिल हो, स्कॉटलैंड शामिल हो, वेल्स शामिल हो तो ये होगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को इसको शामिल कर दें तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसमें अगर हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को शामिल कर दें, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो हाल ही में कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग में पहला स्थान किसने हासिल किया है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो पहला स्थान यहाँ पे बताना है। तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ने दोहा डायमंड लीग को जीत लिया है, ठीक है। अगर दोहा डायमंड लीग की बात करें तो ये हर बार अलग अलग सिटी में अलग अलग कंट्री में होता रहता है, ठीक है। इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी दोहा डायमंड लीग की। ये देखिए पीएम ने भी इनको बधाई दी है। इन्होंने दोहा डायमंड लीग जीत लिया। दोहा कहाँ पे, कतर में पड़ेगा आपको, ठीक है। एक अरेबियन कंट्री है कतर। और आगे चलें। तो जो नीरज चोपड़ा है उनका संबंध हरियाणा से, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और लुसाने डायमंड लीग जो 2022 का था उसको भी नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न, 7 मई को किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है 7 मई को, ठीक है। तो जब बीआरओ की बात होगी यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो इसकी स्थापना देखिए 7 मई 1960 को की गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये हैं सुरभि जखमोला जी, जो इस बीआरओ की एक ऑफिसर है, ठीक है। तो इनको प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में जो चल रहा है प्रोजेक्ट दंतक, उसके तहत सड़क निर्माण जो किया जा रहा है तो वहाँ पे इनको एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया है सुरभि जखमोला जी को, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है पुणे। पुणे में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था पुणे में, ठीक है। आगे चलें। तो ये देखिए इंडियन आर्मी और साथ में 9 दिनों तक ये अभ्यास चला था और यहाँ डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं वो इस बात की जानकारी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनियों के कफ सिरप पीने से किन देशों में बच्चों की मौत हो गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है गाम्बिया और उज्बेकिस्तान। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों को की मौत हो गई जो भारतीय प्रोडक्ट भारत की कंपनियों द्वारा बनाया गया जो कफ सिरप था उसके पीने से। और ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि बच्चों की मौत हुई है तो ये बहुत ही संवेदनशील बात भी है और ऐसी कंपनियों को प्रतिबंधित किए जाना चाहिए, ठीक है। और उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ये अपना सुंदर भारत, इधर देखेंगे तो दिखेगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। और गैबन करें गाम्बिया की बात करेंगे तो इधर दिखेगा आपको गाम्बिया, ओके, अफ्रीका में। आगे चलें। तो एक और न्यूज़, अगर WHO की बात करें, WHO
की बात आई है सामने, तो WHO का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और ये न्यूज़ है, WHO ने अपील की है कि इस तरह के जो फार्मा कंपनी है उन पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है कौन सा देश, ये बताना है। तो क्या ये पाकिस्तान है, या चीन है, या रूस है, बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है SCO का मेंबर नहीं है, ये यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो अगर पूछे SCO की थीम क्या है इस बार की 2023 की, तो SCO की थीम है सिक्योर SCO। ठीक है, सिक्योर SCO इस बार की थीम है SCO की। ठीक है, तो आगे चलें, आगे देखिए, SCO में टोटल 8 मेंबर थे। फिलहाल अभी इसमें ईरान ऐड हो गया, तो इसके टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं SCO के। ठीक है, और इसकी स्थापना 15 जून सन 2001 में हुई थी SCO की स्थापना। इससे पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान एक साथ इसमें शामिल हुए थे। आगे चलें, तो SCO की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह G20 देशों का समूह है, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है भारत, रूस, चीन और जापान। ये जो समूह है ये G20 में भी शामिल है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं SCO G20 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि SCO की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में, और G20 की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। ठीक है, तो ये देखिए G7 मेंबर कंट्री हैं, G7 मेंबर कंट्री हैं, जिसमें सिर्फ G7 में आपको एशिया से जापान मिलेगा। इसमें अगर एक रसिया को जोड़ दें तो ये G8 हो जाता है, और इसमें 12 कंट्री और जोड़ दें तो ये G20 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 2023 में देखिए भारत अध्यक्षता कर रहा है, 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2025 में साउथ अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा। 2023 में जो अध्यक्षता कर रहा है भारत G20 की, उसके शेरपा कौन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो G20 की मीटिंग होंगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके ही परफेक्ट प्रतिनिधित्व में होंगी। इनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, एक शब्द आता है G20 में ट्रोइका नाम का। ट्रोइका क्या होता है कि अभी जो अध्यक्षता कर रहा है जो देश, ठीक है, उसका नाम होता है उसमें, और जो पिछले प्रीवियस ईयर में अध्यक्षता कर चुका है उसका नाम होता है, और जो आने वाले समय में अध्यक्षता करने वाला है उसका नाम होता है। तो देखिए पिछले साल अध्यक्षता कौन किया था, पिछले साल अध्यक्षता किया था इंडोनेशिया, अभी अध्यक्षता कर रहा है इंडिया, और आने वाले समय में अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील। तो ये तीनों को मिला के ट्रोइका बनता है। ठीक है, और G20 कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें, ये देखिए अभी जो मैं कुशियारा नदी वाला जो क्वेश्चन शुरू किया था उसका सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी जल विवाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलें, आपका अगला प्रश्न है कि 8 मई 2023 को पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का समापन हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका समापन हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का समापन हुआ है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं दक्षिण चीन सागर का आपको लोकेशन दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आसियान है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और आसियान में टोटल 10 मेंबर थे, अभी प्लस एक और हुआ है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। तो अभी टोटल आसियान में 11 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलें, ये देखिए आप मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है, और यहाँ पे आपको सुंदर भारत दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा आपको साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी में एक और शब्द आता है कि इसकी जो बाउंड्री डिसाइडेड होती है वो 9 डैश लाइन से डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, एक यहाँ दिखेगा, एक डैश लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 डैश लाइन जो है ये साउथ चाइना सी की बाउंड्री को डिसाइड करती हैं। ठीक है, और यहीं पे एक एक्सरसाइज हुआ है। आगे चलें, तो आपका अगला प्रश्न है कि फर्स्ट प्रश्न क्या है, अभी 7 मई को जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी जयंती मनाई गई। तो 7 मई की 1861 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1941 में कलकत्ता में हुई थी। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखने वाले ये पहले कवि ऐसे माने जाते हैं। ठीक है, गीतांजलि महाकाव्य के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये इससे पहले भारतीय बने थे और पहले गैर यूरोपीय बने थे जो नोबेल प्राइज़ पाए थे। ठीक है, गांधी जी को इन्होंने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी, और इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और 1919 में इन्होंने जलियांवाला बाग जब नरसंहार हुआ था उस समय इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, कोलकाता से, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 9 मई को अभी
जो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, इनका भी जन्म दिवस था, ठीक है। तो 9 मई को भी इनकी जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 1866 में 9 मई को हुआ था और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी कहते हैं और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि भारत के राजदूत ने दो बार रिपीट हो गया, भारत के राजदूत ने अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दुबई, यूएई में। दुबई, यूएई में जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो मैं दुबई का लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये आपको मिलेगा सुंदर भारत, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा सऊदी अरब और यहाँ पे मिलेगा आपको यूएई, ठीक है। ये देखिए, ये है यूएई और इसमें आपको इसकी राजधानी अबू धाबी देखने को मिलेगी और इसकी जो बाउंड्री है पर्शियन गल्फ से मिलती है और यहाँ पे दिखेगा आपको लाल सागर, ठीक है। आगे चलें। तो अगर मैं ये क्यों चर्चा में था यूएई दुबई, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। अभी जो एग्रीमेंट हुआ सेपा, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, एक बृहद आर्थिक पार्टनरशिप मतलब भागीदारी वाला एग्रीमेंट होता है, ठीक है, सेपा। अभी भारत ने यूएई, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ इस तरह का एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब एग्रीमेंट होता है तो व्यापक तौर पे, ठीक है, व्यापक तौर पे क्या होता है, व्यापार होता है दो देशों के बीच में, ठीक है। उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो कम होने लगती है और जो शुल्क होते हैं, जैसे टैरिफ लगाना, उस देश की वस्तु अगर यहाँ पे आ रही है तो उस पर टैरिफ लगाना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वो भी व्यापक तौर पे। तो ये होता है सेपा, ठीक है। तो एक तरह से एक और न्यूज इसी से संबंधित है कि जब आप आसियान पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि RCEP क्या है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, RCEP को, ठीक है। तो ये अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो ये पूछ रहा है ये किस देश के समूहों से संबंधित है, तो ये आसियान से संबंधित है, RCEP, ठीक है। आगे चलें। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एक तरह से न्यूज है कि अभी जो फीमेल चीता दक्षा थी, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, दक्षा की मृत्यु हो गई, यह है फीमेल चीता दक्षा। तो ये प्रोजेक्ट चीता के तहत इसको दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसको लाया गया था। और जो प्रोजेक्ट चीता चला था उसके तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया दोनों जगह से चीतों को भारत में लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दक्षिण अफ्रीका और यहाँ दिखेगा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में ही आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी यहाँ पे छोटी सी, ये है लेसोथो, ठीक है। ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, जो साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे चले। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार पाया गया, ठीक है, लिथियम का बड़ा भंडार पाया गया। ये यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो पाया ही गया है, उसके अलावा भारत में एक जगह लिथियम का बड़ा भंडार पाया गया है, तो वो कहाँ पाया गया ये आपको बताना, ये आपके ऑप्शन है। और इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में अभी हाल ही में भारत का एक और लिथियम का भंडार पाया गया, तो वो राजस्थान में पाया गया है, ठीक है। आगे चलें। तो अगर इस तरह के जो लिथियम भंडार पाए जा रहे हैं भारत में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर लिथियम का जब खनन होने लगेगा तो भारत पूरे तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। चाइना से आत्मनिर्भरता भारत की कम हो जाएगी, यहाँ से यानी कि वहाँ से लिथियम आयन की जो बैटरी है वो भारत कम इंपोर्ट करेगा, यानी कि तो ये तो ठीक है भारत कम इंपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि अभी लिथियम का भंडारण मिला है, उसमें जांच पड़ताल होगी, उसकी अच्छे तरीके से उसको खनन करना, तो उसमें काफ़ी समय लग जा सकता है, लगभग 5 से 6 साल तक अभी कम से कम मिनिमम लग ही सकता है, ठीक है। तो अभी इतना जल्दी आत्मनिर्भरता चाइना से कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आने वाले समय में ज़रूर कम होगी। आगे चलें। तो अगला न्यूज है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, ये आपको बताना है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसका सही जवाब है केरल, ठीक है। केरल में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पे जो पार्क बनाए जाएंगे वो ज़्यादातर डिजिटल ही होंगे, ठीक है। झूला झूलने वाला बटन दबाइए झूला झूलने लगेंगे, सेंसर से हाथ हिलाइए झूलना झूलने लगेंगे, ठीक है। अगर सेंसर लगाइए नल के नीचे वो पानी वहाँ पे गिरने लगेगा। साइंस से संबंधित बहुत ही सारे यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह का पार्क बनाया जा रहा है केरल में। आगे चलें। तो हाल ही में कौन सा देश यूरोप को रिफाइन फ्यूल, ठीक है, मतलब जो कच्चा तेल आता है उसको रिफाइन करके जो फ्यूल बनता है, ठीक है, उसको सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। तो कौन है ऐसा देश, तो भारत है। भारत जो है रूस से कच्चा तेल जो है सस्ते में खरीद के अभी उसको रिफाइन करता है बढ़िया से और यूरोप को सप्लाई करता है, और ऐसा करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर इस समय भारत उभरा है, ठीक है।
तो इंडिया बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स, तो ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम का। तो आगे चलें। तो मिलेग्रोमियन डायनामिक्स किस सिद्धांत के विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है, ये आपको बताना है, ये आपका अगला प्रश्न है। रिवीजन के तौर पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है। तो इसका सही जवाब न्यूटन का जो सिद्धांत है, न्यूटन का जो खगोलीय सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, उसके विकल्प के तौर पे मिलेग्रोमियन डायनामिक्स, ठीक है, के सिद्धांत को देखा जा रहा है। तो किसके विकल्प के तौर पर, न्यूटन के गति के सिद्धांत के विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मिलेग्रोमियन डायनामिक्स सिद्धांत है, इसको मोंड भी कहते हैं, यानी कि मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स, ठीक है। तो जो न्यूटन की गति का नियम है उसी का मॉडिफाइड रूप है मिलेग्रोमियन डायनामिक्स, ठीक है। आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो मेरा एफर्ट पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो, तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इससे बढ़िया तरीके से भी आपको पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाऊँगा भी आने वाले समय में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। मिशन अमृत सरोवर, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर सन 2022 में की गई थी, सही है। इस मिशन के तहत 15 अगस्त 2023 तक, यानी जो आने वाला 15 अगस्त है, 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था, ये भी सही है। मिशन का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में कम से कम 75, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है, तो ये भी सही है, ठीक है। इसका सभी कथन सही है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। आगे चलें। तो यहाँ पे देखिए, जो 15 अगस्त 2023 तक जो लक्ष्य पूरा करना था, उसको भारत सरकार ने इससे पहले 15 अगस्त अभी आया भी नहीं, यानी कि अभी मई ही चल रहा है, इसी में ये 50,000 जो अमृत सरोवर उसके निर्माण का लक्ष्य पूरा कर चुकी है, इसलिए ये न्यूज़ में था। आगे चलें। तो अगला न्यूज़ है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पोखरण जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था। तो उसमें जो लोग शामिल थे, जो साइंटिस्ट शामिल थे, जो टेक्नोलॉजिस्ट शामिल थे, तो उनके सम्मान में, उनके एफर्ट्स के सम्मान के लिए ये 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने लीगो का शुभारंभ किया। कहाँ पे, लीगो यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के हिंगोली में की गई है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ रेयर अर्थ परमानेंट जो प्लांट है विशाखापत्तनम में, ठीक है, तो उसका भी उद्घाटन इस बार किया गया, ठीक है। आगे चलें। तो ये देखिए, ये लीगो से संबंधित कुछ वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी जो है, वो आपको एक इंडिया में दिखेगा, ठीक है, एक दिखेगा आपको यूएसए में जिसे हैनफोर्ड कहते हैं, और एक दिखेगा यूएसए में ही लिविंगस्टोन जिसे कहते हैं, एक जापान में दिखेगा कांगड़ा नाम से, और एक विरगो नाम से दिखेगा इटली में, ठीक है। और ये भारत में जो लीगो बन रहा है वो हिंगोली महाराष्ट्र में बन रहा है, ठीक है। तो आगे चलें। अगला न्यूज़ है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, यानी पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि आप इसको जेब में लेके भी घूम सकते हैं, तो किस आईआईटी ने विकसित किया इसको, तो आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड के अंदर आप किसी दूध में कितनी मिलावट है, कितने ज़्यादा मात्रा में उसमें सॉल्ट मिलाया गया, कितने ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट मिलाया गया, ठीक है, कितने ज़्यादा मात्रा में यूरिया मिलाया गया, कौन कौन से केमिकल या फिर कौन कौन से एलिमेंट उसमें कितने मात्रा में मिलाएंगे, 30 सेकेंड में आप उसको पता लगा सकते हैं, और ऐसा किया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। आगे चलें। तो गोपनीयता की चिंताओं को लेकर इटली जो है चैट जीपीटी पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय कंट्री बन गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और चैट जीपीटी जो है वो एलोन मस्क की कंपनी है, चैट जीपीटी, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री घोषित किया है तजाकिस्तान और अजरबैजान को, मलेरिया फ्री घोषित किया है तजाकिस्तान और अजरबैजान को। तो WHO की स्थापना 1948 में थी, ये आपको पता है, ठीक है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई शारदा योजना का संबंध किससे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है शिक्षा जगत से। शारदा योजना का संबंध है शिक्षा जगत से, और इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल हर दिन आएँ, स्कूल हर दिन आएँ, ठीक है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों का क्या किया जाएगा कि जो एनरोल्ड हुए थे लेकिन वो बीच में स्कूल ड्रॉप कर दिए, तो उनको फिर से शिक्षा देने की बात की जा रही है, और जो अभी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनको भी विद्यालय में लाने की बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलें।
तो मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता ये आपको बताना है। मियामी ओपन 2023 का खिताब डेनियल मेदवेद ने जीता है, मियामी ओपन 2023 का खिताब, ठीक है। और किसको हराए हैं, इटली की जो जन्निक सीनर थे उनको हरा दिए हैं डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। आगे चलें। तो अगला न्यूज है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है, क्योंकि अजय बंगा जो है वो अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और अजय सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अगला प्रश्न है कि नाटो के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है आपको। अब इसमें क्या सही है आपको बताना है। नाटो की स्थापना क्या 1949 में हुई थी, सही है, ठीक है। नाटो का जो 31वां मेंबर हो क्या वो ईरान बना है, गलत है, क्योंकि नाटो का 31वां जो मेंबर है वो फिनलैंड बना है, ठीक है। फिनलैंड 31वां मेंबर बना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि नाटो का। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान जो एस सी ओ का 9वां मेंबर बना है ईरान, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो ये देखिए यह है फिनलैंड, इसकी बाउंड्री लगभग 1300 किलोमीटर रसिया से मिल रही है और यही कारण है कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का। बायोटेक किसान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका पूरा नाम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है, तो सही है। इसकी शुरुआत क्या 2017 में की गई थी, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन इसका सही है। और बायोटेक किसान कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा कि जो किसान है उनको बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कृषि करना है, उसमें कैसे बागवानी करना है, किस फसल का उत्पादन कब करना है, ये सब इसमें बताया जाएगा। ओके, तो अभी इस योजना के तहत 1,60,000 से ज़्यादा किसानों को लाभ वो पहुंच चुका है, इसलिए ये न्यूज़ में था। हाल ही में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। ओके, तो आगे चलते हैं। आपकी अगली न्यूज़ है कि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अगर महिलाओं का पूछा होता तो ये अभी भारत के नई दिल्ली में किया गया था, लेकिन पुरुषों को पूछ रहे हैं तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। ये अपना सुंदर भारत है, इधर आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान और इसी में मिलेगा आपको ताशकंद भी। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपको अरल सागर मिलेगा और कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और ये देखिए इस जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसमें 3 लोगों ने पहली बार मेडल जीता है। तो उनका नाम है दीपक भूरिया और मोहम्मद हुसैमुद्दीन करके हैं और एक है निशांत देव, ये 3 लोग हैं और इनको कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी भी। ओके, आगे चलें। हाल ही में केंद्र सरकार ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है और ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में, ठीक है। तो आगे चलें। भारत के किस राज्य में पहली पॉड टैक्सी चलाने की योजना सामने आई है, ठीक है। तो अभी ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक टैक्सी चलाई जाएगी। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा जहाँ पे पॉड टैक्सी चलाई जाएगी और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो से लेके फिल्म सिटी तक ये चलाई जाएगी, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक ये पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। 3 से 10 मई तक इंडो थाई कॉर्पेट 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। इंडो थाई कॉर्पेट 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब अंडमान सागर। ये अपना सुंदर भारत है और ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, ठीक है। इधर देखेंगे तो थाईलैंड है। तो थाईलैंड और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है इंडो थाई कॉर्पेट। तो इसका आयोजन अंडमान सी में किया गया जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। आगे चलें। सीपेक को निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित करने की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में इसको विस्तारित करने की बात की जा रही है और सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है सीपेक का। और इसको अब अफगानिस्तान में भी इसको फैलाने की बात की जा रही है। और भारत इसका विरोध क्यों करता है, क्योंकि ये चाइना की जो जिजियांग प्रांत है वहाँ से लेकर ये पीओके से, यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित क्षेत्र पीओके वहाँ से गुजरते हुए पाकिस्तान होते हुए ये ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। तो पीओके से होकर ये जाता है, इसलिए ये भारत इसका विरोध करता है और अब इसमें अफगानिस्तान भी शामिल होगा, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न है कि 19 से 23 मई 2023 के बीच G7 के 49वीं समिट होने वाली है, ठीक है। G7 की 49वीं समिट होने वाली है 19 से 23 मई से, वो कहाँ पे होगी ये आप बताना। तो इसका सही जवाब है जापान। जापान का जो हिरोशिमा शहर है ये देखिए, वहाँ पे G7 की 49वीं मीटिंग होने वाली है, ठीक है।
ये देखिए G7 में शामिल देश इटली है, जापान है, ठीक है, कनाडा है, फ्रांस है, ओके, और इधर आपको यूनाइटेड किंगडम और यूएसए भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जापान जो है वो एशिया से एकमात्र ऐसा देश है जो इसमें शामिल है। हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। मानव और वन्य जीव के बीच में जो संघर्ष होता है उन दोनों में समानता नहीं, मतलब स्वास्थ्य लाने के लिए, यानी कहने का मतलब कि दोनों के बीच संघर्ष न हो, तो इस तरह से प्रोग्राम पे कहाँ आयोजन, इस तरह का प्रोग्राम कहाँ आयोजन किया गया था ये आपको बताना। तो ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में ये प्रोग्राम इस तरह का आयोजन किया गया था, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में। आगे चलें तो उससे संबंधित मैं और कुछ बात बता दूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें 1992 में लाया गया था, तो इसके 30 वर्ष पूरे हो गए। इसी के उपलक्ष्य में असम के काजीरंगा में अपनी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी हैं वो गई थी, तो वहाँ पे गज उत्सव 2023 का इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आगे चलें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में बात करते हैं, जो 2023 में आई थी ये रिपोर्ट। तो उसमें ये कहा गया क्या यह पहली बार 2019 में प्रकाशित की गई थी, सही है। बड़े और मध्यम प्रकार के राज्यों में न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक क्या शीर्ष पे है, सही है। और क्या उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान में, यानी 18 राज्यों में 18वें नंबर पे, तो ये सही है, ठीक है। छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पे, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलें तो इस रिपोर्ट में एक और बात है कि इसमें ये बताया गया कि 10 लाख की आबादी पर लगभग 50 जज कम से कम होने चाहिए 10 लाख की आबादी पर, लेकिन अभी कितने हैं, सिर्फ 15 जज हैं, बहुत ही ज़्यादा गैप है। इसलिए जो नतीजे हैं किसी भी केस के, ठीक है, उनकी जो सुनवाई है बहुत लंबी टलती जाती है और लोगों को न्याय बहुत देरी से मिल पाता है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जो आहार 2023 है, इसका क्या आयोजन दिल्ली में किया गया था, सही है। मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण क्या बेंगलुरु में किया गया था, ये भी सही है। सुरेखा यादव क्या एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट बनी है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये देखिए आहार का आयोजन 2023 का नई दिल्ली में, और मेथनॉल बस का आयोजन बेंगलुरु में, और ये देखिए सुरेखा यादव जी हैं जो फर्स्ट लोको पायलट फीमेल बनी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये रिवीजन से संबंधित है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनका जन्म दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को नर्स दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को घोषित किया गया। और फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, ठीक है, ये पेशेवर नर्स थी, ठीक है, और ये हमेशा लोगों की जो मुसीबत में होते थे उनकी हमेशा ये सेवा करती थी, इसलिए इनके जन्मदिवस के अवसर पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किसको किया गया है, तो इसका सही जवाब है आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, ठीक है, इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। ये देखिए, हालांकि ये अवार्ड लेने नहीं गए थे, इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव थे वो अवार्ड लेने गए थे, और ये अवार्ड महाराष्ट्र में दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार चलने के अधिकार, यानी कि जो राइट टू वॉक है, यानी सड़क पर जो चलने का अधिकार है, उससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया है, तो इसका सही जवाब पंजाब ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि रोड सेफ्टी जो रूल है उसके तहत जो सड़क जो रोड बनाई जाती हैं उनके तहत यह ध्यान रखा जाएगा कि साइकिल का ट्रैक अलग हो, फुटपाथ पे चलने वाले का ट्रैक अलग हो, क्योंकि लोग फुटपाथ पे जब कब्जा कर लेते हैं तो लोग सड़क पे चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण महीनों में लगभग 10 से 15 तो ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़ती है। तो इस तरह का जो अधिकार दिया गया है उसके तहत प्रॉपर एक फुटपाथ बनाया जाएगा और ट्रैक साइकिल चलाने के लिए भी एक ट्रैक बनाया जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में, ठीक है। ये नई दिल्ली में अभी इसका उद्घाटन होगा 18 मई को, ठीक है, 18 मई को अभी इसका उद्घाटन होगा नई दिल्ली में। तो ये 18 मई को क्यों, क्योंकि 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे चलें। तो एशियाई जो कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जून के माह में किस देश में होगा, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आपको बताना है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होगा। तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में ये कबड्डी
का जो चैम्पियनशिप है वो होगा, ठीक है। तो ये अपना वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे सुंदर भारत, इधर जाएंगे आपको तो दिखेगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और यहीं पे आपको दिखेगा जापान। ओके, तो इधर देखिए नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी आपको सियोल मिलेगी, और इसके जो बुसान शहर है यहाँ पे साउथ कोरिया में, वहीं पे ये चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगला न्यूज़ है, ये प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो गए हैं? सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी, ये भी सही है। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परियोजना है, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें, ठीक है। आगे चलें, अगला न्यूज है, प्रियांशु राजावत किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। यह है प्रियांशु राजावत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो प्रियांशु राजावत किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है प्रियांशु राजावत, और इन्होंने अभी हाल ही में ओरलियंस जो मास्टर का चैंपियनशिप है वो जीते हैं, ठीक है, ओरलियंस मास्टर चैंपियनशिप। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, जिसे VVP कहते हैं, इसके संदर्भ में क्या गलत है ये आपको बताना है। क्या इसकी घोषणा 2022 के बजट में की गई थी? सही है। इसका उद्देश्य क्या है कि चीन सीमा से लगे जो भारत देश के उत्तरवर्ती सीमावर्ती गांव हैं, ठीक है, तो उनका समग्र विकास करना है, तो ये भी सही है। क्या ये इस प्रोग्राम के तहत 2022-23 से 2024-25 के लिए ये चलाया जा रहा है? तो ये गलत है, क्योंकि ये 2022-23 से 2024-25 नहीं, 2025-26 के लिए ये चलाया जा रहा है, और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए चलें, तो हाल ही में चर्चा में रही ईदू मिसमी जो जनजाति है, उसका संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना। ईदू मिसमी जनजाति, तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, ईदू मिसमी जनजाति का, ठीक है। अगर मैतेई जनजाति पूछे तो मैतेई जनजाति का संबंध आपको मणिपुर से देखने को मिलेगा, जो ST का दर्जा पाने के लिए वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है। तो ये ईदू मिसमी क्यों चर्चा में था? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, इसलिए ईदू मिसमी जो जनजाति थी, इस प्रोजेक्ट का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ओके, तो आगे चलें। फिलहाल आज के करंट में इतना ही। मैं ये संडे को रिवीजन बैच हमेशा चलाता हूँ, रिवीजन के लिए क्लास थी, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं अपने यहाँ नहीं हूँ, फिलहाल मैं रूम से बाहर हूँ, गाँव आया था तो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दी हों और आवाज़ धीरे जा रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कल आपका UP PCS का एग्ज़ाम है, जिनका है उनके लिए बहुत सारी बधाई, और जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो अच्छे से वीडियो देखते रहें और अपना स्टडी जारी रखें। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।